तो पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हिंदी में कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और भी डिटेल में मैं बाद में आपको समझा रहा हूँ। उसको समझने के पहले थोड़ा सा दो देशों की शासन व्यवस्था के बारे में आप लोग समझिए। इसको समझाते हुए मैं आपको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत समझाऊंगा। ठीक है, जैसे ये भारतवर्ष की शासन व्यवस्था है। भारतवर्ष में क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो हाउस होता है, लोकसभा, राज्यसभा। इन सब के बारे में मैंने पहले वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। इन सब के बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज इस टॉपिक को समझाने का एक कारण है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, इसको समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाइएगा। तो लोकसभा, राज्यसभा हाउस है, दो हाउस है। तो पार्लियामेंट को, लोकसभा राज्यसभा को मिला के कहा जाता है आपका, अच्छा कहा जाता है बाद में। उसके बाद ये जो लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों हाउस से मिलाकर ही भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिएगा कि कैसे होता है, पहले वीडियोज़ में है। और उसके बाद भारत में जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बॉस है, उसके नीचे हर राज्य में हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, मतलब कि जिला अदालत है, जिला अदालत के नीचे भी कोर्ट्स हैं। तो अब इस पिक्चर को थोड़ा सा समझिएगा कि पार्लियामेंट जो है या संसद भवन, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो है भारत के लिए कानून बनाने का काम करती है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और इनके साथ भारत का राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये लोग मिलकर इसी कानून को, जो कानून बना है उसी कानून को देश में लागू करने का काम करते हैं। और उसके बाद ये जो तीसरा हम लोग कोर्ट देख रहे हैं, इनका काम है कि जो कानून बने हैं वो संवैधानिक है या नहीं, या फिर कानून जो बना हुआ है उसका कोई उल्लंघन कर रहा है कि नहीं, चाहे वो भले ही प्रधानमंत्री क्यों ना हो, तो उस चीज़ को देखना, अर्थात न्याय का कार्य करना। तो न्याय का कार्य ये कोर्ट करते हैं। तो भारत में अब हम क्या देखेंगे कि ये आपका पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल और जितने कोर्ट हैं, ये तीनों मिलाकर जो है सरकार का काम करते हैं। जनरली हमारी धारणा क्या है कि सरकार का मतलब क्या होता है? जो देश का प्रधानमंत्री है, या जैसे अभी बच्चे वही कहते हैं देश की सरकार कौन है, तो मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। तो जनरल ये धारणा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस हम सरकार का मतलब केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को नहीं समझेंगे। सरकार का मतलब वो पूरी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? एक्चुअली सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है कानून बनाना, कानून को लागू करना, और कानून का अगर उल्लंघन हो, अगर या किसी के साथ अन्याय हो तो उसका फैसला करना। ये तीन काम होते हैं गवर्नमेंट के। तो ये तीनों काम जो लोग करते हैं, तीनों को मिलाकर ही हम कहेंगे सरकार। तो भारत में सरकार कौन हुए? ये तीन, पार्लियामेंट, फिर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जोड़ लीजिए, और जितने कोर्ट हैं, तीनों मिलाकर भारत की सरकार है। अब ये जो भारत की सरकार है, तो इसमें अब हम लोग देख रहे हैं तीन पार्ट। क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाने का काम कर रही है, कानून को लागू करवाने का काम ये कर रहे हैं, और न्याय करने का काम कोर्ट कर रहे हैं। तो तीन जो पार्ट है, तीन जो काम है, ये तीनों काम तीन अलग अलग संस्थाओं के हाथ में या तीन अलग अलग व्यक्तियों के समूह के हाथ में दे दिया गया है। कानून बनाने का काम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को दे दिया गया है, तो व्यक्तियों का समूह है वो। अच्छा, फिर कानून को पालन करवाने का काम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को सौंप दिया गया, वो भी व्यक्तियों का समूह है। कोर्ट का काम, कोर्ट में भी बहुत सारे जज होते हैं, तो भी व्यक्तियों के समूह है। तो तीन अलग अलग व्यक्तियों के समूह को आपका ये तीनों काम दे दिया गया है। तो आज के युग में, आधुनिक राज्यों में, ये जो तीनों काम अलग अलग पार्ट के द्वारा, अलग अलग अंगों के द्वारा, डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है, मैं तानाशाही या राजतंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, डेमोक्रेटिक कंट्री में तीनों काम तीन अलग अलग अंगों के द्वारा करवाया जाता है। तो इसलिए तीनों काम को करने वाले जो अंग हैं उनका अलग अलग नामकरण किया गया है। जो अंग कानून बनाने का काम कर रही है सरकार का, उसको हम लोग कहते हैं व्यवस्थापिका या विधानपालिका या विधायिका या लेजिस्लेचर इंग्लिश में। जो अंग कानून का को अप्लाई करने का काम करती है उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बॉडी, या हिंदी में कहते हैं आपका कार्यपालिका। और जो अंग न्याय करने का काम करता है उसको हम लोग जुडिशियरी या न्यायपालिका कहते हैं। तो भारत में अब देखिए, ये जो तीनों अंग हैं
3 काम सरकार के 3 अंग अलग अलग अंग द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि भारत में जो विधान पालिका है अर्थात पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधान पालिका के साथ ये जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति या इनका चुनाव जो होता है, चुनाव तो जनता द्वारा होता है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति होती है, कार्यपालिका का जो गठन होता है, वो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों में से ही होता है। तो इसका मतलब भारत की जो कार्यपालिका है वो भारत की विधान पालिका के साथ, मतलब पार्लियामेंट के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन कोर्ट सिस्टम जो है ये इन दोनों से पूरी तरह से अलग है। तो ये भारत में तीनों अंग अलग अलग नहीं है, 2 अंग एक साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, और तीसरा जो अंग है न्यायपालिका अंग वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। हालांकि यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्वतंत्र पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति ये कार्यपालिका द्वारा ही होती है। भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, और इनको पद से हटाने का भी काम जो है वो पार्लियामेंट द्वारा ही होता है, राष्ट्रपति के थ्रू से। तो फिर भी इन दोनों की तुलना में ये थोड़ा स्वाधीन हमें दिख रहा है ये अंग, लेकिन ये दोनों अंग तो एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनके ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर इन दोनों का कोई कंट्रोल लेकिन नहीं होता। न्यायपालिका को इस तरीके से सजाया गया है कि ये दोनों इसको कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन विधान पालिका जो है, पार्लियामेंट जो है, वो आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पर कंट्रोल करती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने पद पर तभी तक बने रह सकते हैं जब तक पार्लियामेंट में अर्थात लोकसभा में उनका विश्वास, लोकसभा के सदस्यों का विश्वास उनके साथ है। नहीं तो मंत्रिमंडल के खिलाफ अनास्था प्रस्ताव, एक प्रस्ताव होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो लाकर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को हटाया भी जा सकता है। तो पूरी तरह से कंट्रोल में ये एग्जीक्यूटिव जो है भारत का, वो विधान पालिका के कंट्रोल में रहता है। तो इसका मतलब ये दोनों अंग पूरी तरह से ओतप्रोत तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये इंडियन शासन व्यवस्था या इंडियन सरकार का फीचर था। अब थोड़ा सा चले आइए अमेरिका में। अमेरिका में जो पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट नहीं कहेंगे, विधान पालिका जो है उसको कहते हैं कांग्रेस, यूएस कांग्रेस। यहाँ हमारे भारत में विधान पालिका का नाम है पार्लियामेंट, अमेरिका में उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस में भी 2 हाउस है इंडिया की तरह, एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक का नाम है सीनेट। ठीक है, लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि जैसे भारत में पार्लियामेंट के अंदर से ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, अमेरिका में आपका लेकिन कांग्रेस के अंदर से, अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधि सभा, और ये सीनेट, इन दोनों के सदस्यों में से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका गठन नहीं होता, उनका चुनाव नहीं होता। अमेरिका का राष्ट्रपति अलग से चुना जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन सिस्टम पर भी एक वीडियो आगे बन जाएगा। तो वो अलग से जनता द्वारा चुना जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। इसके अंदर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के सदस्यों में से ये नहीं चुने जाते हैं। और जो वहाँ पर कोर्ट है, जो वैसे तो हर राज्य में कोर्ट है, लेकिन जो वहाँ का संघीय अदालत है, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इंडिपेंडेंटली काम करती है, जैसे हमारे भारत में भी कोर्ट जो है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, अमेरिका में भी जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो इस पर प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट पर कोई कंट्रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट पर कोई कंट्रोल नहीं है, प्रेसिडेंट का फिर कांग्रेस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट पर कंट्रोल नहीं है, कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल नहीं है। अर्थात हम यहाँ जो देख रहे हैं कि अमेरिका में जो विधान पालिका है कांग्रेस, उसका कार्यपालिका पर, कार्यपालिका मतलब मैंने अभी क्या बताया कि जो अंग का विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है, अर्थात इस कानून, इनके बनाए गए कानूनों के आधार पर शासन करता है, वो है भारत में, अमेरिका में प्रेसिडेंट। वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट ही होता है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का चुनाव होता है, इसलिए हमारे यहाँ पर आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसके अंदर से चुनाव नहीं होता है विधान पालिका, पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस कहते हैं, लेकिन इसके अंदर से सरकार का गठन नहीं होता, कार्यपालिका का गठन नहीं होता। तो ये जो है कार्यपालिका अंग कहलाता है आपका अमेरिका का प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ उसके मिनिस्टर्स होते हैं। तो अमेरिका की विधान पालिका हो गई कांग्रेस, अमेरिका की कार्यपालिका हो गई प्रेसिडेंट और उसके मिनिस्टर्स, और अमेरिका की न्यायपालिका हो गई सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों शासन व्यवस्था में क्या फर्क हमको नजर आया कि पहली जो शासन व्यवस्था थी भारत की, उसमें क्या है कि जो तीनों अंग होते हैं सरकार के, वो तीनों अंग इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है,
लेकिन अमेरिका में जो तीनों अंग हैं, देखिए तीनों अंग एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, किसी का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार की जो 3 शक्तियां होती है, अर्थात कानून बनाने की शक्ति, कानून को लागू करने की शक्ति और न्याय करने की शक्ति, ये तीनों शक्तियां अमेरिका में बटी हुई हैं, पृथक कर दी गई हैं, अलग अलग व्यक्तियों के समूह में। ठीक है, अलग कर दी गई हैं। तो इसी को कहते हैं शक्ति पृथक्करण, शक्ति का बंटवारा, अलग अलग कर देना। इंग्लिश में कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन मतलब बंटवारा, पावर मतलब शक्ति। तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यही हुआ कि जब शक्ति को, अर्थात सरकार के जो तीनों अंग होते हैं, तीनों अंगों की शक्ति को एक्चुअली नहीं कहेंगे, तीनों अंग जो होते हैं सरकार के, वो तीनों अंग पूरी तरह से आज़ाद हो, कोई किसी के काम में दखल न दे, तो ये जो शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो पावर है, इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, तो अमेरिका में हम वो देख रहे हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत काफ़ी हद तक लागू है, क्योंकि तीनों का तीनों पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं, यहाँ पर भी पूरी तरह से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं है, और संभव भी नहीं है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होना, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप अंदर में और डिटेल में पढ़िएगा तो देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट आपका नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट अर्थात प्रेसिडेंट का थोड़ा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंट्रोल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट के किसी आदेश को इनकार कर सकता है, रद्द कर सकता है, जैसे एक नियुक्ति संबंधी अधिकार है प्रेसिडेंट का, वो रद्द कर सकता है। उसी तरह से कांग्रेस का जो सीनेट है, सीनेट प्रेसिडेंट के सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति का जो प्रस्ताव है, उसको अगर जब तक नहीं मानेगा तो वो लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सीनेट का प्रेसिडेंट के ऊपर कंट्रोल है। फिर प्रेसिडेंट का सीनेट के ऊपर कंट्रोल है या कांग्रेस के ऊपर कंट्रोल है कि प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस के किसी कानून पर वीटो पावर लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन तीनों के बीच में एक कंट्रोल है, लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि तीनों एक दूसरे से टोटली अलग है। तो आंशिक रूप से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अमेरिका में लागू है, लेकिन पूरी तरह से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अमेरिका में नहीं है। अमेरिका ही क्यों, विश्व के किसी भी देश में पूरी तरह से ये संभव नहीं है। थोड़ा ना थोड़ा बहुत आपको तालमेल बनाकर ही चलना पड़ेगा तीनों अंगों को। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई बड़ा अनुष्ठान ही है, मान लीजिए किसी की शादी हो रही है। तो अब शादी के समय अगर मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति सब कुछ करे तो हो सकता है कि उसका कोई डिसीजन गलत भी हो सकता है या वो अपना मनमानी भी कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है शादी का जो आउटपुट हो वो बढ़िया ना निकले, मतलब कि कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाए। तो इसलिए क्या कर दिया जाता है कि भाई किसी को एक व्यक्ति को दे दिया गया कि आप इन्विटेशन का जिम्मेदारी लीजिए, एक व्यक्ति को दे दिया गया कि आप जो भी मार्केटिंग करना है, शॉपिंग करना है, उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। एक व्यक्ति को दे दिया गया कि आप जितना भी खर्च है, खर्च करना और इनकम लाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और तीनों को छोड़ दिया गया, अपने अपने क्षेत्र में आप लोग काम कीजिए। आप इनकम और खर्च का देखिए, आप शॉपिंग का देखिए, आप इनविटेशन का मैटर देखिए कि किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं करना है। अब तीनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, कोई किसी पर कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई किसी के मामले में दखल ना दे। ठीक है, कि कौन वो किसको इन्विटेशन दे रहा है, खर्च करने वाला उसके मामले में दखल ना दे। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तीनों के बीच एक तालमेल, एक चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि इनकम करने वाला वो इतना ही इनकम कर पाया है कि वो 500 लोगों को इनवाइट करके दावत देने की क्षमता उसके पास है, लेकिन जो इनविटेशन देने वाला है वो 5000 लोगों को इनविटेशन दे रहा है बिना बातचीत किए। तो क्या हो रहा है इससे कि पूरा वो गड़बड़ हो जाएगा। भले ही अलग अलग पावर दे दिया गया था, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। इसलिए तीनों जो है एक दूसरे से तालमेल रख कर चलें, एक दूसरे के काम पर निगरानी रखें। इन्विटेशन देने वाला जो इनकम करने वाला, उसके इनकम पर थोड़ा ध्यान रखें कि कितना इनकम उसका आ रहा है, उसके हिसाब से मैं इन्वाइट करूँगा। जो बाजार करने वाला है, शॉपिंग करने वाला है, वो इनकम करने वाले के ऊपर ध्यान रखे कि भाई कितना हम इसका शॉपिंग कर सकते हैं, कितने का। तो तब क्या होगा कि वो शादी का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होगा। तो चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। तो अमेरिका में भी भले ही आपका थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिखता है, लेकिन क्या है कि एक दूसरे के ऊपर, कामों के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है। चेक करना उनके कामों को और आपस में बैलेंस रख के चलना, संतुलन रख के चलना। जो संतुलन मैंने अभी समझाया कि आपका 500 का खर्च है, 500 व्यक्तियों को इनवाइट करने की क्षमता है और आप 5000 व्यक्तियों को इनवाइट कर दे रहे हैं, तो बैलेंस नहीं रह रहा है।
ठीक है, काम में बैलेंस नहीं हो रहा, तो चेक एंड बैलेंस को फॉलो किया गया है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी इसलिए दी गई या इसको इसलिए अप्लाई किया गया है, जब अमेरिका का संविधान बना था तो अमेरिका के संविधान बनवाने वालों ने इस थ्योरी को इसीलिए अपनाया या इस तरीके से सेट किया अमेरिका की शासन व्यवस्था को कि इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि तीनों अंग अगर स्वतंत्र है पूरी तरह से, तो पूरी स्वाधीनता के साथ अच्छे एक्ट कर सकेंगे, अच्छे काम कर सकेंगे। ठीक है, तीनों स्वाधीन रहे। तो अगर कोई किसी के काम में दखल दे, उसको पैर पकड़ के खींचे, तो कुछ वो बढ़िया करने जा रहा है तो उसको पीछे खींच लिया जा रहा है, तो अच्छा काम नहीं होगा। ठीक है, एक नंबर बात यह है कि दक्षता में, कार्य दक्षता में वृद्धि होगी। अगर तीनों अंग अलग अलग स्वतंत्र है तो तीनों स्वाधीन रूप से काम करेंगे, वो जानते रहेंगे कि मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो मैं जो भी करूँगा निष्पक्ष रूप से करूँगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर ये तीनों अंग आज़ाद न रहें, तीनों जो पावर है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में या एक ही संस्था के हाथ में, व्यक्तियों के समूह के हाथ में तीनों पावर दे दिया जाए, तो वो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो है वो अपना मन लायक कानून बनाएगा, अपनी इच्छा से उसको लागू करेगा और अपनी इच्छा से न्याय करेगा। ठीक है, क्योंकि उस पर किसी का तो कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो देश के नागरिक होंगे उनकी जो स्वाधीनता है वो छिन जाएगी, क्योंकि वो व्यक्तियों का समूह अगर मिल गए, एक सहमत हो गए किसी एक चीज़ पर, किसी भी तानाशाही चीज़ पर, तो उस देश में तानाशाही होनी शुरू हो जाएगी, तो व्यक्ति की स्वाधीनता छिन जाएगी। तो एक आधुनिक राज्य में सबसे ज़रूरी चीज़, ऐसे मौलिक ज़रूरत तो हमारा रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन इसके साथ साथ और भी सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, इनको छोड़कर, रोटी कपड़ा मकान को छोड़कर, वो है व्यक्ति की स्वाधीनता, मतलब व्यक्ति की आज़ादी। तो अगर व्यक्ति की आज़ादी नहीं है तो फिर आधुनिक राज्यों का अस्तित्व होना न होना एक बराबर है। ठीक है, तो व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा की जा सकती है अगर हम लोग थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को अप्लाई करें। तो इसी बात को दिमाग में रखकर अमेरिका के संविधान बनाने वालों ने ये सिस्टम फॉलो किया था। हालांकि भारत में वैसा नहीं हुआ है, नहीं होने के बावजूद भी व्यक्ति स्वाधीनता है, तो इसमें वाद विवाद है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के पक्ष में भी तर्क दिया जा सकता है, अच्छी बातें हैं, इसके विपक्ष में भी तर्क दिया जा सकता है। तो दोनों तरह की शासन व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इनका एक ख्याल था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का कि इस तरीके से रखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव गवर्नमेंट होगा। ठीक है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें हाँ थोड़ा एक प्रॉब्लम, इसमें भी व्यक्ति स्वाधीनता है भारत में, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जो कार्यपालिका होती है वो पूरी तरह से पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इफेक्टिव गवर्नेंस शायद हमको नहीं मिल पाता है। अगर ये पूरी तरह से आज़ाद होते तो अमेरिका की तरह सिस्टम होता तो हो सकता है कि और भी जल्दी कोई फैसला होता, और भी जल्दी अच्छे काम होते। ठीक है, तो ये तो सापेक्षवाद वाला सिद्धांत है कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो उस पर जाकर हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अब जो ये है, ये तो अमेरिका में लागू किया गया, लेकिन ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ से आया? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में चर्चा बहुत पहले से, ग्रीक्स से ही आपके एरिस्टोटल थे, फिर रोम के एक थे सिसरो, फिर जॉन बॉदिन थे। तो ऐसे कुछ पुराने राजनीति शास्त्री थे जिन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण पर चर्चा की थी। लेकिन आपका 1748 ईस्वी में फ्रांस के एक विचारक थे, दार्शनिक थे, कानूनवेत्ता थे, जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने एक बुक लिखा आपका द स्पिरिट ऑफ लॉ, या विधि की आत्मा। उस बुक में उन्होंने ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में खुलकर चर्चा की थी। और उनका ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में खुलकर चर्चा करने का एक वजह भी था कि मॉन्टेस्क्यू जिस देश के थे, फ्रांस के थे, फ्रांस में एक राजतंत्र था, वहाँ के उस समय राजा थे लुई 15वां, उसके बाद राजा हुए लुई 16वां। तो लुई 15वां के टाइम में भी वो थे, मॉन्टेस्क्यू लुई 16वां के भी टाइम में वो थे। तो दोनों ही राजा, या उसके पहले इस वंश के और भी जो राजा लोग हुए थे, ये लोग पूरी तरह से तानाशाह थे, जिसको कहते हैं निरंकुश राजतंत्र था। मतलब ये राजा जो मन में आता था वही करते थे। राजा किसी को भी गिरफ्तार करवा दे, किसी को भी जेल में डाल दे, किसी को भी जब मन करे जेल से बाहर निकाल दे। अर्थात शासन करने की जो तीनों शक्तियां थी, या एक सरकार के जो तीन काम होते हैं, कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय करना, है तीनों काम एक व्यक्ति के हाथ से होता था राजतंत्र में, फ्रांस में। तो फ्रांस की जनता को आज़ादी नहीं थी, फ्रांस की जनता को और भी बहुत तरीके के प्रॉब्लम थे। तो फ्रांस में उस समय बहुत सारे दार्शनिक पैदा हुए थे जिन्होंने इस राजतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाया था अपनी लेखनी के माध्यम से। तो उसमें से मॉन्टेस्क्यू भी एक थे। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो बुक लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉज,
उस बुक में उन्होंने इस बात की जिक्र की थी। तो इस बात का जिक्र करने का कारण यही था कि उन्होंने जो फ्रांस की शासन व्यवस्था देखी थी और लोगों की जो दुर्दशा देखी थी, उस दुर्दशा को ठीक करने के लिए या आगे जो शासन व्यवस्था कायम हो वो इस तरीके का हो जिससे लोगों को आज़ादी मिल सके या आज़ादी रहे, इसलिए उन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो ये भी एक क्वेश्चन अराइज करता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के प्रोपाउंडर कौन थे, प्रवर्तक कौन थे। तो वो प्रवर्तक में नाम आप लोग लिखिएगा मॉन्टेस्क्यू का। हालांकि इसके पहले बहुत सारे लेखकों की लेखनी में इसका जिक्र हुआ है, बट अगर ओरिजिनल प्रोपाउंडर कहा जाए या जन्मदाता कहा जाए या प्रवर्तक कहा जाए तो मॉन्टेस्क्यू ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर टॉपिक आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के सिलेबस में जो चैप्टर है सरकार के अंग जो चैप्टर है, तो सरकार के अंग चैप्टर में ही एक टॉपिक मेरा छूटा हुआ था, ये मैंने आज अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दिया। ठीक है, सरकार के अंग में विधान पालिका संबंधी चर्चा, कार्यपालिका संबंधी चर्चा, वो 2 वीडियोज़ हैं। ये आज एक ये आ गया, न्यायपालिका संबंधी चर्चा वो बाकी है, वो आगे मैं बना दूंगा। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग फिर जो भी बचे हुए हैं चैप्टर, उन चैप्टर्स का अलग अलग वीडियो, हो सकता है चैप्टर वाइज ना करूं, लेकिन टॉपिक वाइज एक एक वीडियो मैं आप लोगों को दे दूं और आप लोग उस हिसाब से अपना पढ़ाई कर लीजिएगा। तो जो लोग चैनल में नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए वीडियोस, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना।